डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ध्रुव स्कूल में। आई होप नवोदय विद्यालय क्लास 6 की आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जो 13 दिसंबर का एग्जाम है, जो आपका टारगेट है, जो आपका सपना है नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट होने का इन बच्चों की तरह, वो पूरा होगा, है ना। मेहनत कर रहे होंगे सभी। अब उस मेहनत को एक फाइनल टच देना है, तो फाइनल टच कैसे दे सकते हैं? अच्छे से रिवीजन करके, प्रैक्टिस करके। तो उसको देखते हुए हम आपके लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर या गेस पेपर, जो भी कह लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होंगे बिल्कुल आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएंगे, यानी 13 दिसंबर के एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बस पूरा मॉडल पेपर, गेस पेपर हम आपको सॉल्व कराएंगे। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा मॉडल पेपर देखना है, बहुत ही ज्यादा इससे आपको फायदा होने वाला है। अगर मेहनत करेंगे तो इन बच्चों की तरह आपकी भी फोटोज होंगी, आप भी सिलेक्ट होंगे और आपके जो सपने हो जाएंगे पूरे। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट बारी है आपकी। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा नवोदय लाइव बैच है। तेजस लाइव बैच के माध्यम से आप नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल, आरएमएस तीनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारे पास बैचेस हैं। रिकॉर्डेड बैच मिल जाएंगे नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के लिए। मॉडल पेपर मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, है ना। तो स्टार्टिंग से पूरे आपको मॉडल पेपर जो भी हम लेकर आएंगे आपके लिए, पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है। अपने दोस्तों के साथ, भाई बंधुओं के साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करना है, ताकि उन्हें भी आइडिया लग सके ना, अच्छा इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, फिर हम एग्जाम में हो जाएंगे सेलेक्ट। तो चलिए आगे हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। उसको पूरा देखिएगा और पहला प्रयास कीजिएगा कि खुद से हम सॉल्व करें, है ना। क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, आप खुद से सॉल्व करते चलिए। बाकी जो नहीं समझ में आएगा वो तो समझाने के लिए हम हैं। चलिए तो फिर अच्छे से मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए। चले, तो पहला क्वेश्चन है आपको फाइंड आउट करना है कि विच वन इज द डिफरेंट, कौन इसमें से सबसे अलग है, उसे हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये देखें आप, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये बेटा 5 का स्क्वायर है, लेकिन ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो सबसे डिफरेंट यही हो जाएगा आपका आंसर सी। चलें 2 नंबर में आए भाई। 2 नंबर का देखें तो सबसे डिफरेंट कौन है भाई? यू है। क्यों है? क्योंकि वॉवेल्स है। क्या है ये? वॉवेल्स है। ये सब कंसोनेंट है। क्या है? कंसोनेंट है। और ये आपका यू जो है वो वॉवेल्स है ना, इसलिए ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, 3 नंबर का देखें। 3 नंबर में देखो सभी लाइनें से बनी, ऐसा फिगर है, ये सब लाइन से बना हुआ है, ये भी लाइन से बना है, ये भी लाइन से बना है, ये कर्व लाइन से बना है बेटा, ये सबसे डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, इसमें डिफरेंट देखना है आपको। सभी लाइन एक दूसरे को देखोगे, इसमें क्रॉस नहीं कर रही है, कट नहीं कर रही है, इंटरसेक्शन नहीं कर रहा है, ये देखो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, बट इसमें इंटरसेक्ट कर दे रहा बेटा, तो यही आपका डिफरेंट हो जाएगा, आंसर भी यही हो जाएगा। चले नेक्स्ट पार्ट पे आइए, पार्ट 2, है ना। पार्ट 2 में आपको सिमिलर देखना बेटा। 5वें का सिमिलर अगर देखूं तो एग्जैक्ट सेम, ये देखो डी है सेम। चला 6वें नंबर पे आए। 6ठे नंबर का अगर मैं देखूँ सिमिलर तो ये भी डी होगा। 7वें नंबर का देखें आप, 7वें का अगर मैं देखूँ एग्जैक्ट सेम, तो 7वें का भी डी, 7वें का भी डी हो जाएगा। चले 8वें का देखता हूँ मैं। 8वें का कौन सा सिमिलर है भाई? तो अच्छा, 8वें का ये देखो बी, बी जो होगा इज एग्जैक्ट सिमिलर हुआ। चले नेक्स्ट पार्ट पे आइए, पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में वही है कि आपने एक पैटर्न पूरा करना है इसमें, है ना। क्या करना है बेटा? पैटर्न। अच्छा, ये देखो, ये क्या है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज में ये तीर घूम रहे हैं। तीर क्या है? एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं, तो यानी कि दूसरा जो तीर तीर होगा वो कुछ ऐसे जाएगा, है ना। अच्छा, इस तरह के हमारे पास कितने फिगर हैं? ये तो है, ये है, ये सब में है, ठीक है। लेकिन इसमें से देखना कौन है कि भाई कौन सा होगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये देखें, सी नंबर वाला परफेक्ट होगा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि भाई हमें एक ऐसा ये लाइन चाहिए था और ये सर्किल को पूरा करना था, ये है ना, ये सर्किल को पूरा करना था, तो ऐसा सिर्फ हमारे पास सी में देखने को मिल रहा है। चलें नेक्स्ट आए। नेक्स्ट में आपको क्या करना है भाई? यहाँ से एक तीर आपकी निकलेगी ऐसे और ऐसे, तो भाई ऐसा कौन से में है देखें आप। तो ये आपका, ये तो आपका पहले ही गलत हो गया। अच्छा, मुझे जहाँ तक लग रहा है 10th का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। 10th का ए हो जाएगा। ये सब क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो इसमें छोटा सा जो सर्कल है बेटा इसमें नहीं है,
इसलिए ये गलत हो गया। इसमें सर्कल बाहर की तरफ दे दिया, इसलिए ये गलत हो गया, इसलिए ए आपका सही होगा। चलो 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर में क्या है, पहले तो एक आप ये ना ये ट्रायंगल बना लो। एक मिनट मैं थोड़ा सा, हाँ, इसमें आप एक पहले तो एक ट्रायंगल बना लो। ये देखो, ये ऐसे ट्रायंगल बना लो, ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये शेप आप ढूंढो कि इस तरह का शेप आपको मिल रहा है क्या। इसमें नहीं मिल रहा है बेटा, खत्म कहानी। अच्छा, इसमें भी नहीं मिल रहा है, खत्म। यानी कि ए और सी में ही कोई होगा, ए और सी में ही कोई होगा। लेकिन यहाँ देखो हमारा कर्व वाला है बेटा, कर्व है ना, तो कर्व आपको यहाँ देखने को मिल रहा है 11 नंबर में, तो 11 का सी हो जाएगा। ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बेटा ये देखो एकदम कोना है, कोना हमें नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा कर्व चाहिए। चले 12 नंबर पे आइए। 12 नंबर का क्या है भाई, ये तो काफ़ी आसान है बेटा। 12 नंबर का तो काफ़ी आसान है, तो ये आपका हो जाएगा, ये देखें ऑप्शन डी। सॉरी। चलें पार्ट 4 पे आइए। पार्ट 4 को देखते हैं क्या होगा। तो पार्ट 4 को अगर मैं देखूं तो एक तो इधर डायरेक्शन हो गया, ठीक है, फिर इस डायरेक्शन में इधर आया 2 हो गया है ना, फिर इस डायरेक्शन में 3, अब इस डायरेक्शन में आएगा बेटा 4। 1 2 3 4, कौन सा हो गया बेटा, 13 का डी। चले आगे बढ़ें। इसमें देखें यहाँ से यहाँ आ गया, मूव हो रहा है बेटा, एक एक कॉर्नर जा रहा है। फिर ये डॉट वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, डॉट वाला यहाँ आ जाएगा। तो कौन से में, ये 2 फिगर में दिख रहा है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये बगल बगल में है। ये आपका हो जाएगा 14 का ए। चलें 15 नंबर का देखिए। 15 नंबर में सर्कल यहाँ है, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ आ गया। अब यहाँ के बाद कहाँ हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना। ऑप्शन 15 का क्या हो जाएगा, सी। 16 नंबर का देखें आप। अच्छा, यहाँ था, इस कॉर्नर पे था, इस कॉर्नर से यहाँ आ गया, फिर इस कॉर्नर से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से ये कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बेटा। तो सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पर ये यहाँ आ रहा है, तो 16 का ए हो जाएगा। चलें नेक्स्ट पार्ट में आइए। नेक्स्ट पार्ट आपका कौन सा है भाई, पार्ट 5। भाई पहले का रिलेशन, ये पहले क्या है, हॉरिजेंटल था तो ये वर्टिकल हो गया, ये वर्टिकल है तो हॉरिजेंटल हो जाएगा बेटा। हॉरिजेंटल बोले तो ऑप्शन डी। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सीधा था, थोड़ा सा बेंड होकर के बेटा 45 डिग्री इस कॉर्नर पर आ गया है। ये भी सीधा है, थोड़ा सा बेंड होगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। तो वो फिगर हो गया ए। चलें आगे बढ़ते हैं 19 नंबर का। 19 नंबर में क्या, ऊपर 3 सर्कल है, नेक्स्ट पार्ट में अंदर आकर के कलर हो गया है ना, शेडेड हो गया, कलर कर दिया गया। ऊपर बेटा देखो 4 सर्कल है, अंदर आकर के चारों सर्कल क्या हो जाएंगे, कलर्ड हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी 19 का सी। चलें 20 नंबर का देखें। 20 नंबर का अगर आप देखोगे तो देखो 2 के बाद एक प्राइम नंबर आ रहा है 3, 2 के बाद प्राइम नंबर 3 आ रहा है, 11 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होगा बेटा, 13। क्या होगा, 13। तो ये हो जाएगा आपका सी। चलें नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका 6। हाँ, ये फिगर आपको इसमें ढूंढना है कि भाई इसमें कौन सा पार्ट चला जाएगा। तो मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए कि आपने सबसे पहले क्या करना है, एक मोटी मोटा एक पिक्चर ड्रा करना है, ताकि कुछ आइडिया लगे, है ना, ताकि आपको कुछ आइडिया लगे बेटा इसका कि भाई कौन सा फिगर प्रॉपर हो सकता है। तो 21 नंबर का अगर मैं देखूं तो देखो ये जो सेक्शन है बेटा, ये सेक्शन काफ़ी बड़ा है, नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये सेक्शन इसमें देखो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, जो कि यहाँ देखो बहुत छोटा है, यहाँ देखो यहाँ बहुत छोटा है, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, ऐसा फिगर तो उसमें है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या, सिर्फ डी। तो डी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप चेक भी कर सकते हो मिला करके कि ये परफेक्ट उसमें फिट हो जाएगा, जो भी आपके इसमें स्ट्रक्चर और ढांचा बनाया गया है। अच्छा, इसका काफ़ी आसान है बेटा। ये देखो इसकी हाइट कितनी है बेटा, ये देखो इसकी हाइट अगर देखो तो इसकी हाइट एकदम छोटी है, इसकी हाइट देखो कितनी बड़ी जा रही है, नहीं होगा। अच्छा, ये सेक्शन इसमें देखो गड़बड़ है, ये देखो कितना चौड़ा है यहाँ पर, तो यह भी नहीं होगा। ये सेक्शन देखो यहीं गड़बड़ मिल गया आपको, यह भी नहीं होगा। बचा क्या, सिर्फ बी, तो बी हो जाएगा करेक्ट। चले 23 नंबर में आए बेटा। 23 नंबर का अगर मैं देखूं तो 23 का ये देखें, ये सेक्शन तो एकदम ही गड़बड़, ये कहाँ जाकर के सेट होगा इसमें, तो गड़बड़। अच्छा, और इसमें
अच्छा बेटा ये देखो, ये ऐसा सेक्शन तो है ही नहीं, इसमें सिर्फ एक ही, ये देखो एक ही है, इसमें सिर्फ एक ही है बेटा। और इसमें क्या दो बड़ा बड़ा ऐसे कर दिया है, तो ये भी नहीं होगा। ओके, और इसकी अगर बात करूं मैं तो, अच्छा ये देखो, ये बहुत ही मोटा हो जा रहा है बेटा, इसकी चौड़ाई बहुत मोटी हो जा रही है, और यहाँ देखो बहुत पतला है इसका चौड़ाई, है ना। तो यहाँ से ये भी नहीं होगा, खत्म, बचा क्या, सिर्फ बी, तो बी हो जाएगा करेक्ट। चेक भी कर सकते हो आप बी को। सॉरी। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ये पार्ट तो काफ़ी आसान है बेटा, 24 का देखें आप, 24 का तो सीधे सीधे आपका बी दिख रहा है ना, जो आकर के इसमें फिट हो जाएगा बेटा, समझे, ये हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट 7, जो कि आपका मिरर इमेज और वाटर इमेज का क्वेश्चन होता है। अच्छा, इसका बेटा मिरर इमेज तो प्लस वाला सबसे पहले आएगा, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन आ गया, खत्म मारो, ये भी मल्टीप्लिकेशन, खत्म मारो। अच्छा, इसमें ये और दोनों में है। अच्छा, ये चीज़ आप देखो, यहाँ प्लस के बाद क्या है, ट्रायंगल है ना, तो प्लस के बाद कौन सा फिगर बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। प्लस के बाद ट्रायंगल बनेगा, तो प्लस के बाद ट्रायंगल, इसमें प्लस के बाद सर्कल दे दिया है, तो ये भी गलत, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। चले, अब इसमें बेटा आपका बनाना है मिरर इमेज, वाई है, एज इट इज वाई ऐसे ही बनेगा, इसका मिरर इमेज एज इट इज ऐसे ही बनेगा। तो वाई वाई सबसे पहले कहाँ है? अच्छा, इन सब में है, ठीक है। और ई का जब बनेगा बेटा, तो ई का जो डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में होगा, है ना। ये इस डायरेक्शन में देख लें कौन सा है, इसमें ई का डायरेक्शन बेटा कैसा कर दिया है, इस डायरेक्शन में कर दिया है, इसलिए ये नहीं होगा। बचा क्या, सिर्फ सी, तो सी होगा। इसमें वाई वाई पहले नहीं था, तो इसलिए ये भी सब गलत ही था। चले, अब इसमें ये जो आप देख रहे हो ना प्लस प्लस का जो साइन लगा हुआ, ये इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा। और ये जो आपका अंश सर्किल जो है ट्रायंगल के अंदर जो देख रहे हो, आधा जो अनशेडेड है, जो आधा वाइट है, उसका इमेज सबसे पहले बनेगा, उसका इमेज सबसे पहले बनेगा। तो ठीक है भाई, ये तो आपका प्लस प्लस इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अच्छा, वाइट वाला पहले बन गया, ये भी ठीक है। तो ये बेटा जो बी होगा, यही सबसे परफेक्ट मिरर इमेज होगा उसका। चले 28 नंबर का देखता हूं मैं। 28 नंबर में क्या है भाई, इसमें भी मिरर इमेज आपका देखना है। अच्छा, सभी चीज़ें ऐसे, प्लस यहाँ बनेगा, यहाँ स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ ये बन जाएगा, यहाँ ये बन जाएगा, और एक लाइन सेम एज इट इज ऐसे ही बनेगा बेटा। तो आप देख लें ऑप्शन ए, 28 का ए हो जाएगा। काफ़ी आसान था ये सेक्शन। पार्ट 8 पर आ जाएं आप। पार्ट 8 आपका पेपर कटिंग है ना, 29 नंबर का। तो यहाँ एक पूरा आपका सीट है वर्गाकार में, फिर इसको क्या किया, डायगोनली यहाँ से मोड़ा गया, ठीक है भाई, मोड़ दिए हम। मोड़ने के बाद फिर क्या किया गया है, इसको बेटा यहाँ से एक कट मारा गया है, यहाँ से इसको फोल्ड किया गया है ना, यहाँ से, यहाँ से इसको फोल्ड मारा गया। फोल्ड मारने के बाद यहाँ एक, अब फोल्ड मार दिया, अब यहाँ से, अब ये सर्किल बेटा है ना, ये पूरी सर्किल बनेगी आपकी यहाँ, ठीक है भाई। सर्कल तो सब में, इसमें डबल सर्कल आ गया, खत्म। अच्छा, एक डॉट यहाँ, एक डॉट, जब ये ओपन होगा बेटा तो एक डॉट यहाँ आएगा, और फिर दो डॉट यहाँ, दो डॉट यहाँ, और ये एक डॉट, ऐसा फिगर ढूंढें आप। ये देखें वो 29 का ए, 29 का ए हो जाएगा यहाँ। चलें, ये देखें सीट है, ठीक है, इसको बीचों बीच से आधे पर से फोल्ड किया गया, फोल्ड करने के बाद इसे यहाँ से फोल्ड मारा गया, ओके। फोल्ड मारने के बाद यहाँ कट मारा गया है, ठीक है। अच्छा, ये जो कट मारा गया है, तो ये क्या बनेगा, एक ऐसा फिगर बनेगा बेटा, एक ऐसा फिगर बनेगा, है ना। तो आपका सबसे पहली बात तो ये ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, सर्कल तो बनेगा नहीं। अच्छा, स्क्वायर बनेगा, लेकिन बेटा कोना हमारा ऊपर होगा, कोना ऊपर होगा, ये भी खत्म हो गया। बचा क्या, सिर्फ 30 का क्या बचा, सी, तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलें आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर में क्या है भाई, पेपर सीट है, ऊपर से फोल्ड मारा गया, ठीक है, ऐसे वर्टिकली, फिर यहाँ से फोल्ड मारा गया, ठीक है। फोल्ड मारने के बाद
यहाँ और यहाँ डॉट मिला है, ठीक है, यहाँ और यहाँ डॉट मिला है बेटा। यहाँ और यहाँ डॉट मिला है, तो आप जब इसको खोलोगे तो सेम यहाँ पर ऐसे और ऐसे ये बनेगा, मतलब स्क्वायर बनेगा, वो बन नहीं पा रहा है। एंड 3 और 3 3 यहाँ ऐसे करके जाएगा, 1 2 3, और वैसे ही आपका यहाँ आपका एक बनेगा, 1 2 3, ऐसे बनेगा। तो 31 नंबर का देखें तो 31 नंबर का ऐसे कौन सा मैच हो रहा है भाई? ये तो बीच में तो ये होगा नहीं स्क्वायर बेटा, ये खत्म मारो, ये 3 3 ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा बनेगा, देखो सी आएगा 31 का सी। चले नेक्स्ट पार्ट में आइए, 32 नंबर का देखें। 32 नंबर में ठीक है भाई, एक हॉरिजेंटली यहाँ से फोल्ड किया गया, फिर एक फोल्ड मारा गया यहाँ से, ओके, फोल्ड मारने के बाद अच्छा यहाँ एक कट मारा गया, एक कट यहाँ मारा गया। तो यहाँ से तो सबसे पहले तो एक फिगर ऐसे बन गया, ये एक फिगर बन गया, अच्छा, और ये पूरा आपका यहाँ से एक फिगर ये बनेगा। और जब इसको आप ओपन करोगे तो सेम यही फिगर ऐसे यहाँ बनेगा और एक स्क्वायर यहाँ बनेगा, ऐसा फिगर ढूंढें आप। अच्छा ये यहाँ पर एक सर्किल भी है, तो बेटा चारों कोनों पर एक सर्कल भी बन जाएगा। अब ढूंढें ऐसा कौन सा फिगर है बेटा, तो 32 का देखें तो 32 का ए, 32 का ए हो जाएगा करेक्ट। चले 9 नंबर पर आइए, 9 नंबर क्या है आपका? काफ़ी आसान सेक्शन है ये भी, है ना। 33 नंबर क्वेश्चन को देखें, इसमें आप देखें कौन कौन सा पार्ट है। पहले तो इसमें गलतियां खोजें आप कि भाई ऐसा कौन सा फिगर हो सकता है जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। ये देखो बेटा ये पॉसिबल ही नहीं, 1 2 3 ही फिगर है, जबकि यहाँ हमारे क्वेश्चंस में 1 फिगर 2 फिगर 3 फिगर 4 फिगर 5 फिगर है, और इसमें सिर्फ 3 ही दिख रहा है, खत्म मारो, ये नहीं होगा। अच्छा इसमें 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल और 3 ट्रायंगल, अच्छा ठीक, हमारे पास यहाँ पे 3 ट्रायंगल है, लेकिन भैया ऐसा ट्रायंगल कहीं दिख रहा है क्या आपको क्वेश्चन में? ये काफ़ी पतला ट्रायंगल है, तो इसलिए ये भी गड़बड़ है, नहीं होगा। अच्छा अब यहाँ आप देखें सिर्फ एक ही ट्रायंगल है बेटा, सिर्फ ये देखो एक ही ट्रायंगल है, जबकि यहाँ हमारे क्वेश्चन में 3 ट्रायंगल है, तो ये भी नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में देखें, एक ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल, यानी कि इसमें 3 ट्रायंगल है बेटा, और तीनों की साइजें लगभग लगभग सही है। अच्छा ये वाला सेक्शन देखो, ये सेक्शन देखो, ये सेक्शन यहाँ मिल गया, और बड़ा वाला पार्ट देखो यहाँ मिल गया, यानी कि डी आपका एक परफेक्ट फिगर बनेगा उससे। चलें 34 नंबर में आइए, 34 नंबर काफ़ी आसान है। क्या करना है, ये वाली जो लाइन है उठा करके नीचे ला सटा दो बेटा, है ना, ला करके नीचे सटा दो। सटाने के बाद और ये जीरो आ करके यहाँ, ठीक है, ये बी है बेटा, काफ़ी आसान है, बी दिख रहा है सबसे परफेक्ट। चले 35 नंबर में आए, 35 नंबर में अगर ये दोनों लाइन अगर यहाँ ला करके सटा दो तो एक एल तो बन ही जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, और इसमें से एक जो लाइन है वो ला करके यहाँ सेट कर दो, एक लाइन यहाँ ला करके सेट कर दो, एक बड़ा ही अच्छा मुझे लगता है कि एल बन जाएगा, तो 35 का ए हो जाएगा। चले 36 नंबर का देखिए बेटा, 36 नंबर में अगर मैं देख पाऊँ तो पहले तो गलतियां ढूंढते हैं ना बेटा, 36 में हम देखते हैं कि गलती कहाँ कहाँ हो सकता है। तो ये देखो, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो इसमें, ये ट्रायंगल कितना छोटा है, बहुत छोटा है बेटा, इसमें ट्रायंगल जो हमारे बड़े बड़े हैं थोड़े, है ना, इसलिए यह भी नहीं होगा। अच्छा अब इसमें आओ, एक ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3, इसमें 3 ट्रायंगल है बेटा, जबकि हमारे क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही ट्रायंगल है, तो ये भी पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा अब देखें यहाँ आप, एक ट्रायंगल यहाँ एक ट्रायंगल यहाँ, 2 ट्रायंगल दिख रहा है बेटा, यहाँ आपको 2 ट्रायंगल देखो दिख रहा है कि नहीं? एक ट्रायंगल 2 ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ तक बात तो कुछ समझ में आ रहा है 36 में। अच्छा ये बड़ा वाला फिगर देखो बेटा, तो बड़ा वाला भी फिगर आपको यहाँ अगर देखोगे तो बड़ा वाला भी फिगर काफी हद तक मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन सी ही होगा, ये नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये वाला जो बड़ा वाला फिगर है ना ये गड़बड़ है, ये भी नहीं होगा, सी हो जाएगा करेक्ट। चले नेक्स्ट पार्ट पे आइए, 10 नंबर पर छिपा हुआ फिगर हमें ढूंढना है कि भाई इस तरह का फिगर कहाँ छिपा हुआ है, तो ढूंढें, तो काफ़ी आसान है बेटा, ये देखो सी नंबर में,
ये देखो ये फिगर है ना, इस फिगर में ढूंढ लो, इसमें दिख गया है ना, सी। चले आगे बढ़ें, 38 नंबर का देखें। 38 में ये तो आसान है बेटा काफ़ी, ये देखें आप, ये ये है ना। चले 1 मिनट, हाँ तो इसमें देखें तो हमें ये बेटा फिगर ए में बड़ा ही आसानी से देखने को मिल जा रहा है, ऑप्शन ए में। तो 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलें आगे बढ़ूँ मैं, आगे अगर आइए तो 39 में देखें कितना आसान फिगर है। चलो ढूंढने की कोशिश करते हैं 39 का। तो 39 में अगर मैं आऊँ तो ये देखो, सी फिगर में देख लो बेटा, ये देखो इस फिगर में देखो, सी में ये फिर ये फिर ये मिला कि नहीं मिला यहाँ पर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। चलें 40 नंबर का देखो, ये तो काफ़ी आसान है बेटा। 40 नंबर में ये तो दुनिया भर का देखने को मिल रहा है। 40 में देखें बेटा तो सी में परफेक्ट मिलेगा आपको, सी में परफेक्ट मिलेगा। साइज देखो, अच्छा देखने में तो ए में भी लग रहा है बेटा, देखने में ए में भी लग रहा है, बी में भी लग रहा है और डी में तो नहीं लग रहा है, लेकिन ए और बी दोनों में लग रहा है। लेकिन अंतर कहाँ आ जा रहा है, ये जो साइज देख रहे हो ना आप, ये जो साइज देख रहे हो सर्कल का, ये इसी साइज में अंतर आ जा रहा है बेटा। ये देखो काफी छोटा है, ये बड़ा है लेकिन थोड़ा चपटा है ना, लंबाई इसकी ज्यादा हो गई है, लंबाई ज्यादा हो गई है बेटा, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो बचा क्या, सी। तो सी आपका ये परफेक्ट होगा, सी आंसर। चलें अब हम आते हैं बेटा किस पर, मैथ्स के सेक्शन पर। अब हम आ गए, अब हम मैथ्स के सेक्शन को देखते हैं। चलें कापी कलम आप लोग ले लीजिए, साथ में बैठ करके करते रहिए सॉल्व। What will be the face value of 4 in the number 7485? संख्या 7485, 4 का जातीय मान क्या होगा। फेस वैल्यू पूछ रहा है बेटा, किसका, फेस वैल्यू, जातीय मान पूछ रहा है। तो 4 का जातीय मान 4 ही होगा बेटा, क्या होगा, 4 ही, ऑप्शन सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आइए भाई, 42 नंबर पे आए आप। 42 नंबर क्या, इफ x% ऑफ 150 इज इक्वल टू 60% ऑफ 100 देन द वैल्यू ऑफ x इज। काफी आसान क्वेश्चन, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। x% ऑफ यानी कि x बटा 100, ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लीकेशन, 150 इज इक्वल टू 60% ऑफ यानी कि 60 बटा 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ये 1000 है, सॉरी 100 है, क्या बेटा 100 है, तो 100। अच्छा अब काटना पिटना शुरू करो, ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 60 बचा। अच्छा यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यानी ये 5 तियाँ 15 और ये 5 दूना 10, तो ऊपर हो गया 3x/2 इजकल टू 60, है ना। अब इस 3 से इस 60 को काट सकते हो, 20 बार में कट जाएगा, और 2 से उधर ले आकर के मल्टीप्लाई कर दो, x इजकल टू क्या हो जाएगा, 40, x इजकल टू 40, ऑप्शन डी। 42 का क्या हो जाएगा बेटा, डी। चले आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर पर। Ankit saved rupees 12,000 which is 20% of his total income. What his total income? काफी आसान क्वेश्चन है बेटा, इस तरह क्वेश्चन मैंने बहुत कराया है आपको कि भाई अंकित कितना सेव करता है भाई, ये करता है 12,000 रुपए सेव करता है, कितना बेटा 12,000 रुपए सेव करता है। चलें बहुत बढ़िया बात विच इज 20% ऑफ हिज टोटल इनकम, ये जो है आपका 12,000 उस पूरे इनकम का क्या है, ये 20% है, यानी कि कह सकते हैं 20% की जो वैल्यू है वो 12,000 है। क्या पूछ रहा है, इनकम पूछ रहा है, यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है, किसका बेटा 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था इस तरह क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू पूछे उसको ऊपर रखो, 100% की वैल्यू पूछ रहा है उसको ऊपर रखो। किसकी वैल्यू दे रखी है बेटा, 20% की वैल्यू दे रखी है, 20 को नीचे रखो, और कितना दे रखा है बेटा 12,000 दे रखा है ना, कितना 12,000 दे रखा है, 12,000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से काटना शुरू करो, 20 पंजे 100, 12 पच्चे 60, यानी कि 60,000, कितना 100% की वैल्यू क्या आ गई बेटा 60,000, ऑप्शन बी, है ना। चले 44 नंबर पे आइए,
इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। चलिए करते हैं। 2/5 ऑफ ए बकेट इज फुल। कोई एक बाल्टी है बेटा, है ना, मैं बाल्टी बना देता हूँ। एक मिनट रुके, मैं आपके लिए एक बाल्टी बना देता हूँ। ये बाल्टी हो गई बेटा, है ना। ये बाल्टी हो गई बेटा। अब ये बाल्टी में कह रहा है कि 2/5 पार्ट बक जो है भरा हुआ है। 2/5 बोल दो तो मान के चलो कि इतना पार्ट आपका क्या है, भरा हुआ है। ये पार्ट आपका बेटा फुल है, भरा हुआ है। और ये कितना पार्ट है, 2/5 पार्ट, है ना, बकेट फुल। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बकेट इफ इट नीड्स 75 लीटर मोर टू फिल कंप्लीटली। कह रहा है कि ये जो खाली जगह है ना बेटा, इस खाली जगह में 75 लीटर पानी अगर और डाल दोगे तो पूरा भर जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। यानी कि जो खाली जगह है उसमें 75 लीटर पानी आएगा। कितना आएगा, 75 लीटर पानी आएगा। तो पूछ रहा है क्या, कैपेसिटी, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बकेट, बकेट की कैपेसिटी पूछ रहा है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन कई सारे हम लोगों ने कर लिया है। तो भरा कितना है बेटा, 2/5 पार्ट। तो खाली कितना है, कितना खाली है ये खाली पार्ट कितना है, यानी कि ये है 3/5 पार्ट, यानी कि 3/5 पार्ट खाली है। और इसमें अगर मैं 75 लीटर पानी डाल दूं तो पूरी बाल्टी भर जाएगी। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 3/5 पार्ट का वैल्यू दे रखा है 75 लीटर दे रखा है ना। यानी इसकी वैल्यू दे रखा है। क्या आपको निकालना, पूरे बाल्टी का कैपेसिटी निकालना, यानी कि पूरा होल, यानी कि एक का पूरा होल बोले तो एक का वैल्यू निकालना है कि एक पार्ट में कितना आएगा, ये वैल्यू निकालना है। सेम जिस इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमने किया था, सेम उसी पैटर्न में इसकी निकालनी है ना वैल्यू बेटा। एक की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एक बोले तो एक हिस्से की वैल्यू निकालनी है। अब आपको अब एक हिस्से की वैल्यू निकालनी है। कोई भी चीज क्या होती है, जब पूरी होती है तो वो 1 होता है। तो पूरा हमें कैपेसिटी निकालना है, यानी कि 1 की कैपेसिटी निकालना। तो जिसका निकालना होता है उसको आप क्या करो, ऊपर लिख दो, ठीक है। जिसका दिया होता है यानी कि 3/5 का दिया, उसको नीचे लिख देते हैं, है ना। अच्छा, जितनी वैल्यू दी है, कितना वैल्यू दिया बेटा, 75 लीटर, 75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, ये फ्रैक्शन जो है, इस फ्रैक्शन को आप और सिंपल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 5/3 इंटू 75 हो जाएगा। अच्छा, यहां से इसको कट कर दो तो 3 दूना 6, 3 पचे 15, 25 पचे 125, यानी कि टोटल जो कैपेसिटी है बेटा उस बाल्टी की जो टोटल कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी जो है आपका 125 लीटर का है। क्या है कैपेसिटी, 125 लीटर का कैपेसिटी है। आंसर क्या हो जाएगा, 44 का सी। चलें आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर टू विच इफ 7 इज एडेड इट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, 3, 5 एंड 7। अच्छा, कैसे डिविजिबल की बात कर रहा है बेटा, कि वह न्यूनतम संख्या बताइए। तो न्यूनतम का मतलब देखो, जहां भी न्यूनतम दिखे आपको और मिनिमम दिखे, समझ जाना चाहिए आपको कि भाई यहाँ एलसीएम निकालने की संभावनाएं ज्यादा है, एलसीएम निकालने की, है ना। अच्छा, तो आइए एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2, 3, 5, 7 का एलसीएम निकालो बेटा। 2, 3, 5 और 7 का एलसीएम निकालो, ठीक है। अब एलसीएम निकाल लिया आपने, ये देखो अभी निकाला तो नहीं है बट निकाल लेते हैं। तो 2 1 जा 2, 3, 5, 7, फिर 3 से 5, 7, फिर 5 से, फिर 7 से, है ना, ये हो गया। तो 2 3 6, 6 पंजे 30 और 30 सत्ते 7 के 210, ये हो गया 210 एलसीएम। अब ये जो 210 है बेटा, ये वह सबसे छोटी संख्या है जो 2 से भी, 3 से भी, 5 से भी और 7 से भी, इन चारों से डिविजिबल है ना। तो आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसमें 7 जोड़ दिया जाए तो वो विभाजित हो जाए। तो 210 में 7 माइनस कर दीजिए, यानी कि 203 वो ऐसी छोटी संख्या है
203 एक ऐसी छोटी संख्या है जिसमें अगर आप 7 जोड़ोगे तो वो 210 हो जाएगा, और 210 आपका क्या है, डिविजिबल है 2 से, 3 से, 5 से और 7 से, तो आपका वो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 203, ऑप्शन बी। चलें नेक्स्ट पार्ट आइए, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है भाई, तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, द क्वोशिएंट ऑफ दोज नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स, यानी कि उन संख्याओं का गुणनफल होता है। क्या होता है, गुणनफल होता है। चलें आगे आइए 47 नंबर पर, अ मैन बॉट अ सेकेंड हैंड बाइसिकल, एक आदमी है वो पुरानी साइकिल सेकेंड हैंड बाइसिकल खरीदता है, कितने का बेटा, 2000 रुपए का खरीदता है, एंड स्पेंड 500 ऑन इट्स रिपेयर, और उसके रिपेयरिंग पे क्या करता है, 500 रुपए खर्च कर देता है। लेटर ही सोल्ड इट 3000, और बाद में उसे वो क्या कर देता है, 3000 में बेच देता है। व्हाट इज हिज टोटल प्रॉफिट, तो कितना प्रॉफिट होगा, 500 का होगा बेटा, कितना आसान है बताओ, ये तो बिना पेन चलाए हो जाएगा। 200 में खरीदा, सॉरी 2000 में, 500 रुपये और लगा दिया मरम्मत करने में, तो टोटल इसका कितना पैसा लग गया बेटा, 2500 रुपया लग गया। फिर उसके बाद उसने 3000 में बेच दिया, कितना, 3000 में बेच दिया, तो कितना, 500 का प्रॉफिट हो गया इसको। ऑप्शन सी 47 का सी। चले आगे बढ़ते हैं, Mahtab's wallet had 75 coins of 50 paise. If he spent rupees 12.25, then how much money did he have remaining? क्या भाई, मोहताब है, उसके बटुए में 50 पैसे के 75 सिक्के हैं। बाप रे बाप, बहुत सिक्के रखा है ये तो, 75 सिक्के हैं, कितने भाई, 50 पैसे के, तो ये देखो भाई टोटल कितना रुपया होगा, 75 सिक्के हैं, और एक सिक्के क्या है भाई, 50 पैसे के सिक्के, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया 0, 5 पचे 25, और 5 7 35 2 37, यानी कि 3750 ये पैसे हैं बेटा, ये पैसे में वैल्यू निकली है। आप इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, रुपीज में, रुपीज में कन्वर्ट कर दोगे तो 100 से डिवाइड करोगे, तो जब 100 से डिवाइड करोगे तो 37.5 ये रुपीज हो गया बेटा, क्या हो गया, ये रुपीज हो गया। अच्छा, ही स्पेंट 12.25, अच्छा उसने 12.25 रुपए इसमें से खर्च कर दिया, कितना खर्च कर दिया, 12.25 खत्म कर दिया, तो बचा कितना भाई, तो ये आ जाएगा आपका 25, और 7 में से 2 गया 5, और 3 में से गया 2, यानी कि 25.25 रुपया उसके पास बचा, 25.25, यानी कि ऑप्शन सी 48 का क्या हो जाएगा, 48 का सी। चले आसान क्वेश्चन था, सोमेश स्लीप्स एट 10:45 इन नाइट एंड गेट अप एट 5:10 AM, फाइंड हाउ मेनी आवर्स सोमेश स्लीप्स, तो पता करना है भाई कितना घंटा सोमेश ने सोया है। चलो भाई देख लेते हैं, तो सोमेश के सोने का जो टाइम निकालना है, सबसे पहले एक ऐसे लाइन बनाओ, और ये जो लाइन है बेटा, ये हो गया आपका क्या, ये 12 बजे वाला लाइन है, क्या है, 12 बजे रात वाला लाइन है ना, 12 बजे रात वाला, ये नाइट वाला लाइन है, यानी कि 12 बजे नाइट वाला, नाइट वाला लाइन है। अच्छा एक लाइन यहाँ से खींच दो, एक लाइन यहाँ से खींच दिया, ठीक है। अच्छा कब सोता है भाई सोमेश, सोमेश सो रहा है एकदम यहाँ, क्या टाइम हो रहा है, 10:45, 10:45 पे सोमेश सो रहा है। अच्छा ठीक है भाई, 10:45 पे सो रहा है। अच्छा 15 मिनट इसमें और ऐड कर दोगे, जब 15 मिनट और ऐड कर दो बेटा, तो ये आपका सीधे 11 बन जाएगा, क्या बच जाएगा, ये 11 बज गया, 11 बज गया, 11 से 12 1 घंटा ये हो गया, 1 घंटा 15 मिनट ये हो गया, 1 घंटा 15 मिनट ये हो गया। अच्छा 12 बजे के बाद 5:10 पे, यानी कि 5 घंटा 10 मिनट ये हो गया सुबह में, है ना, तो टोटल कितना हो गया, 5 1 6 घंटा, अच्छा और ये 10 और ये 15 25, यानी कि 6 घंटा 25 मिनट वो सोता है, 6 घंटा 25 मिनट, ये देखो ऑप्शन बी 49 का बी। चलें आगे आइए 50 नंबर के क्वेश्चन पर देखते हैं भाई, विच ऑफ फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट वैल्यू टू 5123, भाई इसके सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू देखना है, 5123, तो 5100, ये 5000, 5150, ओके ओके, और ये है आपका
5200। तो सबसे करीब क्या दिख रहा है बेटा? 50 नंबर का देखें तो 50 का जो सबसे करीब है वो है क्या? ऑप्शन ए। सबसे करीब क्या है? सिर्फ 23 का अंतर है बेटा, सिर्फ 23 का अंतर है। इसमें देखोगे तो 123 का अंतर है ना। अगर इसमें आप देखोगे तो 500 में से, तो इसमें भी आपका लगभग लगभग मान के चलो 150, लगभग 27 का अंतर है। कितना? 27 का अंतर है बेटा। और इसमें भी तो बेटा बहुत ज़्यादा अंतर है, ये 200 है ना। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो 77, इसमें 77 का है ना। 7 3 10 7 2 9 10, हाँ इसमें 77 का अंतर है। तो सबसे कम अंतर कहाँ दिख रहा है? यहाँ ऑप्शन ए में 5100 में 23 सिर्फ। तो ए हो जाएगा करेक्ट। चले 51 नंबर का देखते हैं। संख्या वो 19,487 में अंक 9 और 8 को परस्पर बदल दें तो नई संख्या और मूल संख्या का अंतर होगा। इस तरह के क्वेश्चन तो हमने बड़ा किया है बेटा। चलो ये भाई आपका जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर कितना है? 19,487, ये ओरिजिनल नंबर है। कह रहा है कि भाई इसके अंकों में क्या कर दो? हेर फेर कर दो। 9 की जगह 8 और 8 की जगह 9 कर दो। तो मैं हेर फेर कर दे रहा हूं। तो 1 9 की जगह 8 कर देना है, 8 4, और 8 की जगह क्या कर देना? 9 कर देना है। ये नई संख्या हो गई। अब इनका अंतर निकाल दो बेटा। क्या अंतर ही पूछ रहा है ना बेटा, मूल संख्याओं का अंतर। हाँ तो अंतर निकाल दो। 1 8 4 9 7। तो इनका अंतर निकाल दें। तो अंतर जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 0 9 9 0 0, 990, ऑप्शन बी। क्या आ जाएगा? 51 का बेटा, 51 का बी। चले आगे आते हैं। इफ पी पैरेलल टू क्यू, क्या कह रहा भाई? ये जो लाइन है पैरेलल है किसके? क्यू के पैरेलल, ठीक है। इन द गिवन फिगर एंड वन ऑफ एंगल इज 65। अच्छा ये एंगल आपका क्या है? 65 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो बेटा कितना आसान है। अगर ये 65 है तो यह भी 65 होगा। बोलो कैसे? ये भी 65 होगा। बोलो कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। किससे होगा बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में बोले तो शीर्षाभिमुख कोण, हिंदी में बोले तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इसके वजह से अच्छा आपको पता है कि अब क्या होगा? ये जो अंदर वाले जो इंटीरियर एंगल जो होते हैं, जो इंटीरियर एंगल होते हैं और तिर्यक छेदी रेखा के एक ही साइड वाले एंगल, यानी कि वन साइड, ये जो आपका आपका इंटरसेक्शन लाइन है, ये जो आपका दो ट्रांसवर्सल लाइन जो दिख रहा है जिसे तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं, उसके एक साइड में जो अंदर के जो कोण बनते हैं इनका समवेतता होता है 180। यानी कि 65 डिग्री प्लस वाई डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 180। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 65। तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 115 डिग्री। 115 ही होगा ना बेटा? हाँ 115 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। y की वैल्यू क्या आ गई? 52 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलें आगे बढ़ते हैं 53 नंबर के क्वेश्चन पर। How much expenditure will be incurred on encircling a square with side 65 meter at the rate of 40 पैसे पर मीटर? अच्छा 65 मीटर भुजा वाले वर्गाकार, एक वर्गाकार है बेटा। क्या है? एक वर्गाकार है। कैसा वर्गाकार है भाई? चलो उस वर्गाकार को थोड़ा एक बार देख लेते हैं। एक हमारे पास, ये तो नहीं हो पाएगा, ये वर्गाकार का फिगर नहीं है। लेट मी टेक अनदर स्टेप। ओके 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 ठीक है, मिल गया। एक हमारे पास वर्गाकार है, ये लग रहा है ना वर्गाकार? हाँ ये वर्गाकार है बेटा, ठीक है। चलो अब ये वर्गाकार है, इसका जो सॉरी इसका जो साइड है बेटा वो 65 मीटर का है। क्या? 65 मीटर। अब इसको इनसर्कल करना है, यानी कि चारों तरफ क्या करना है? एक सर्कल बनाना, घेरा करना है ना।
क्या बनाना है, घेरा करना है, घेरा डालना है या फिर बाउंड्री बनानी है, जो भी आप समझो। तो चारों तरफ यानी कि 65, ये 65, ये 65, ये 65 है, यानी कि ये पेरीमीटर की बात कर रहा है। किसका, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, साइड क्या है 65, तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, और 6 चौको 24, 2 26, यानी कि 260 मीटर, ये पेरीमीटर हो गया। अब क्या कंडीशन है कि भाई 40 पैसे पर मीटर की दर से उस पर लागत लग रहा है। अच्छा, ये 40 पैसा है, तो 40 पैसे को तो पहले आप कन्वर्ट कर दो किसमें, रुपीज में। तो 40 पैसे को जब रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो 100 से भाग दे दोगे, तो ये 0.4 रुपीज आ जाएगा। कितना, 0.4 रुपीज आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है भाई, पूरा लागत देखना है। तो 260 में 0.4 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका 53 है ना, 53 नंबर में जो आएगा आपका क्या जाएगा, 1040, ये आएगा। और डेसिमल एक पॉइंट के बाद है तो यहाँ पर डेसिमल लगा दो, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 104 रुपये। कितना, 104 रुपये आ जाएगा बेटा, ऑप्शन सी। 53 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चले आगे बढ़ते हैं। A and B together can finish a work in 20 days। अच्छा, ए और बी उस काम को भाई 20 दिन में पूरा करते हैं, while A alone can finish this work in 60 days। B alone can finish this work in how many days। ये बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो क्या कह रहा है, ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, ठीक है, जबकि ए अकेला इस कार्य को 60 दिन में समाप्त करता है। ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं कितने दिन में बेटा, ए प्लस बी काम कर रहे हैं मिलकर के ये 20 दिन में। तो ए और बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ए प्लस बी की इफिशियंसी। तो ए प्लस बी की जो इफिशियंसी हो जाएगी बेटा, इनकी इफिशियंसी अगर निकाला जाए तो ये हो जाएगी 1/20। क्या हो जाएगी, 1/20। अच्छा, और देखो यहाँ, जबकि ए अकेला जो है इस काम को 60 दिन में करता है, तो ए की इफिशियंसी क्या हो जाएगी बेटा, ए की इफिशियंसी, ए की अगर इफिशियंसी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/60। और बी की इफिशियंसी में मान लेता हूं क्या, बी की इफिशियंसी को मैं ले लेता हूं कितना, 1/, मैं एक्स ले लेता हूं बी की इफिशियंसी को मैं, कि भाई मान लिया मैंने कि बी की जो इफिशियंसी है वो एक्स है। क्या है, बी की इफिशियंसी एक्स है। अच्छा, ए प्लस बी की इफिशियंसी 1/20 है। तो ये बताओ आप, ये बताओ, तो यहाँ ए प्लस बी करो, ए की इफिशियंसी कितनी है बेटा, 1/60 है। बी की इफिशियंसी कितनी बेटा, एक्स है, मैंने मान रखा है, और दोनों की इफिशियंसी मिला के कितना है, 1/20 है। क्या है, 1/20 है। अच्छा ठीक है भाई, अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, 60 को उधर लेके जाओ, तो एक्स इजकल टू 1/20 माइनस 1/60। और यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो 20 माइनस 1 यानी कि 2/60। तो x इजकल टू आ जाएगा 1/30। तो x की इफिशियंसी आ गई बेटा क्या, यानी x बोले तो b की इफिशियंसी क्या आ गई, 1/30। तो ए अकेला, सॉरी बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो बेटा ये बी अकेला इस काम को पलट दो, इसको पलट दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, दिन निकल करके आ जाएगा। पलटोगे तो दिन निकल करके आ जाएगा, यानी कि ए जो है, बी जो है अकेला इस काम को 30 दिन में, 30 दिन में खत्म कर देगा बेटा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 54 का डी। बढ़िया क्वेश्चन था। चलो 55 नंबर पे आइए। इफ ए 20 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ टेलीफोन पोल इन 10 सेकेंड्स, ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है। अच्छा, ट्रेन का लंबाई कितना बेटा, 200 मीटर। क्या है, 200 मीटर, ठीक है। अच्छा, समय कितना लगाया पोल को क्रॉस करने में बेटा, टी कितना है आपका, 10 सेकेंड, है ना। क्या पूछ रहा है, स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस कितना है 200, टाइम कितना है 10 सेकेंड, स्पीड कितना आ गया बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। क्या स्पीड आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ऑप्शन देखो अब, अच्छा हमारा जो ऑप्शन है बेटा वो किलोमीटर पर आवर में दे रखा है,
तो आप 20 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट कर दो किसमें, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में जब कन्वर्ट करोगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई, 5 चौका 20, 18 दूना 36 दूना 72, 18 चौको 72 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया आपका आंसर। तो 72 ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। चले, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 3.2 पावर होल इनटू 2.4 प्लस 6 ऑफ 0.3। अच्छा, इनका आपको सॉल्यूशन करना है, रिजल्ट पूछ रहा है। तो ऑफ यहाँ दिख रहा है बेटा, यानी कि का, यहाँ हिंदी वाले बच्चे देखो यहाँ का दिख रहा है, यहाँ ऑफ है। तो सबसे पहले इस वाले सेक्शन को आप सॉल्व करोगे तो 6 3 18 यानी कि 0.18 ये आ जाएगा, बात बराबर है। अच्छा, अगर आप यहाँ अगर ध्यान से देखो बेटा तो हमारा यहाँ एक स्क्वायर है 3, यहाँ देखो यहाँ क्या है, यहाँ स्क्वायर है। तो ये जब स्क्वायर है तो 3.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 3.2 को 2 बार आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो 32 का क्या होता है स्क्वायर, आपको याद होना चाहिए। पहली बात तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको लर्न होनी चाहिए। 32 का स्क्वायर जो होता है बेटा, 32 का स्क्वायर होता है 1024। क्या होता है, 1024। दशमलव देखें आप, एक डिजिट के बाद दशमलव 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 डिजिट यानी कि 10.24, यानी कि जब आप 3.2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 10.24 आएगा। ठीक है, अच्छा फिर इनटू आपका कितना दे रखा है 2.4, क्या दे रखा है 2.4, और प्लस आपने तो ये निकाला है 0.18, है ना। अच्छा, अब फिर इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है तो भाई मल्टीप्लाई कर दें, इनटू क्या है 2.4 है ना बेटा। तो ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 24.576 प्लस 0.18। अच्छा, अब 0.18 इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, 6 8 7 15 को 5 5 1 6 1 7 पॉइंट और ये हो जाएगा 24। तो 24.756 ऑप्शन 56 का देखें, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर पर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर 6 digit numbers formed using the digit 2 5 0 6 8 and 9 if no digit is repeated। अच्छा, आपके पास डिजिट दे रखा है बेटा, क्या है 2 5 0 6 8 और 9। इन जो 6 संख्याएं हैं, नंबर्स दिया हुआ है, डिजिट दिया हुआ है, सॉरी अंक, इन 6 अंक का यूज करके आपको 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है, और बनाने के बाद उनके बीच का अंतर बताना है। तो काफी आसान है ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हमने कर रखा है। तो पहली बात तो ये देखो कौन कौन से आपके पास डिजिट है बेटा, पहले तो 2 है, फिर 5 है, फिर 0 है, फिर आपका 6 है, फिर आपका 8 है और आपका 9 है। अब इनका यूज करके आपको सबसे छोटी संख्या बनानी है। सबसे पहले तो सबसे ऐसा करें, सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं पहले। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे बड़े अंक को आगे लेके आओ। तो 9 8 6 5 520 502, फिर जीरो लगाओ बेटा, यहाँ क्या लगाओ, जीरो लगाओ। जीरो लगा नहीं नहीं, जीरो नहीं, बड़ा संख्या ना, फिर 2 फिर 0, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब आपको सबसे छोटी संख्या बनानी है, क्या बनानी है, सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो आप क्या करोगे, सबसे छोटे को पहले लिखोगे, लेकिन जीरो सबसे छोटा है, लेकिन जीरो को सबसे पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि जैसे ही जीरो को सबसे पहले लिखोगे तो उसकी मीनिंग ही खत्म हो जाएगी। तो 2 लिखें आप, 2 के बाद फिर जीरो लगाएं, तब आप 5 लिखिए, फिर 6 लिख लिए, फिर 8 लिखिए, और फिर उसके बाद आप 9 लिखिए बेटा। और आप
अब अंतर निकाल दो, यानी कि डिफरेंस निकाल दो। 10 में से 9 गया 1, 11 में से 8 गया 3, और ये हो गया 14, 14 में से 6 गया 8, 5 में से 5 गया 0, ये 8, और 9 में से 2 गया 7। ये अंतर आ गया 78083, 78083 ऑप्शन सी बेटा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आसान। 58, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6th पार्ट ऑफ 7। 7 का 6th पार्ट क्या होगा बेटा? 7 का 6th पार्ट क्या होगा, यानी कि 1/6 पार्ट की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 7/6। क्या हो जाएगा 7/6। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है बेटा। 58 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम जब भी हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। तो इसका जब इनवर्स निकालोगे तो 6/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6/7। तो ऑप्शन क्या है बेटा, ये देखो डी, आसान। कन्वर्ट द रोमन नंबर्स DCCCXCIV इनटू द हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। भाई रोमन नंबर है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या क्या दिया है भाई रोमन नंबर, देखें आप। तो पहले तो ये दे रखा है DCCC, 3 C है, XCIV। अच्छा ये नंबर है ना, ये नंबर है बेटा। अब इसको आपने क्या करना है, अब पहली बात देखो डी क्या है। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है 500। क्या होता है 500। 3 बार सी है बेटा, यानी कि 100 + 100 + 100। अच्छा यहां देखो ये एक्स सी है, एक्स सी का मतलब क्या होता है 90। क्या होता है 90। और आई वी का मतलब क्या होता है 4। तो क्या हो जाएगा ये 5 3 8 DXCC 5 3 8, ये 500 600 700 800, 800 और ये 90 4 94, यानी कि 894। तो 894 क्या हो जाएगा भाई, ये देखो ऑप्शन ए 894। चलें 60 नंबर पर आइए। द फॉलोइंग बार ग्राफ shows the number of students passed in various subjects in an examination. Based on the bar graph, calculate the total number of students who passed in maths and social science together. क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथ्स एंड सोशल साइंस टुगेदर। निम्नलिखित दंडालेख में परीक्षा में विभिन्न विषयों में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या दिखाई गई है। दंडालेख के आधार पर गणित और सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए कुल छात्रों की संख्या निकालें। तो भाई कुल छात्रों की संख्या निकालें आप। कौन कौन सा, गणित और सामाजिक विज्ञान। तो गणित यहां है ना, तो कितने लोग पास हुए बेटा 40, और सामाजिक विज्ञान में कितने 45। तो टोटल हो गए कितने 40 40 80, और ये 5 85, ये है ना 85। टोटल कितने 85 से स्टूडेंट हैं जो पास हुए हैं मैथ्स में और सोशल साइंस मिला करके। तो क्या हो जाएगा बी आंसर। चले अब यहां से बेटा आपका मैथ्स का सेक्शन समाप्त होता है। अब आइए अब हम करने वाले हैं कौन सा सेक्शन, इंग्लिश का, लैंग्वेज का सेक्शन करने वाले हैं। तो आइए पैसेज है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। चले अब पढ़ते हैं पैसेज को, उसके बाद आंसर देते हैं 1 by 1। वेट अ मिनट, हाँ चले स्टार्ट करते हैं। द बनियान ट्री। The banyan tree, scientifically named Ficus bengalensis, is the national tree of India and holds a sacred place in Hinduism. It symbolizes the Trimurti Brahma, the creator, Vishnu, the preserver, and Mahesh or Shiva, the destroyer. The tree's massive trunk and wide canopy give it a unique presence. While it
aerial roots hanging from branches slowly transform into strong trunk. Its leaves are broad, green and thick, releasing a milky white substance called latex. When broken, the tree bears small, round and red fruits known as wat या बोले wet और बरगद, उसे बरगद भी कहते हैं. The largest banyan tree in India is spread over approximately 420 meters in Shivpur, Howrah, West Bengal. The banyan tree is revered as a symbol of immortality, longevity, and endurance. It is an integral part of India's cultural, spiritual, and natural heritage. चलिए अब क्वेश्चन करते हैं. What is the scientific name of banyan tree? Ficus bengalensis. क्या है? ऑप्शन ए. चलें आगे बढ़ते हैं. In Hinduism, what does the banyan tree symbolizes? रामायण, त्रिमूर्ति, पंचभूत, नागराथ. क्या है? नवग रहा. तो क्या है? त्रिमूर्ति को 62 का क्या आ जाएगा? बी. त्रिमूर्ति को रिप्रेजेंट करता है ना, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को. What happens when the leaves of the banyan tree are broken? जब banyan tree के leaves टूटते हैं तो क्या होता है? They release nectar, they release latex, they dry quickly, they turn red. तो क्या रिलीज करते हैं बेटा? वो मिल्की सा निकलता है ना उसमें से, तो क्या कहते हैं उसको? They release latex. 63 का क्या हो जाएगा? बी, है ना, 63 का बी. latex बोलते हैं उसको. What is the largest banyan tree in India located? वाराणसी, जयपुर, शिवपुर, कोलकाता. तो 64 का क्या हो जाएगा बेटा? सी. शिवपुर में. कहाँ स्थित है? शिवपुर में. आप पैसेज में देख सकते हो, ये देखो, यहाँ देखो, शिवपुर दिखा, यहाँ शिवपुर. चले. What is the antonyms of the word sacred? सैक्रेड का मतलब होता है समथिंग प्योर. क्या होता है? इसका जो मीनिंग होता है बेटा, ये प्योर होता है इसका मीनिंग. तो प्योर का बेटा उल्टा क्या होगा? प्योर क्लीन होगा नहीं, क्लीन होगा नहीं, कूल होगा नहीं. तो क्या हो जाएगा सैक्रेड का एंटोनिम्स, यानी अपोजिट क्या हो जाएगा? इम्प्योर हो जाएगा. ऑप्शन ए, 65 का ए. चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैसेज पर. पैसेज नंबर 2. पैसेज नंबर 2 क्या है भाई? कृष्णदेवराया was a great ruler of the Vijayanagara Empire and belongs to the Tuluva dynasty. His father was Tuluva Narasha Naika and his mother was Nagala Devi, known as a great patron of art and literature. Krishnadevaraya was also a poet. His famous Telugu literary work Amuk Tamalyada is considered a masterpiece. He wrote in both Hindi and Telugu. The renowned historian Tejpal Singh Dhama wrote the Hindi novel Andhra Bhoj based on Krishnadevaraya's life. His court was adorned by 8 prominent Telugu poets known as the Asthadi Gazas. Among his wisest courtiers was Tenali Ramakrishna, famously known as Tenali Rama, whose real name was Ramalingam. He was considered the Chanakya of Vijayanagara. For his scholarship and contribution, Krishnadevaraya earned titles like Andhra Bhoj, Abhinav Bhoj and Andhra Pitamaha. चलें अब आइए बेटा क्वेश्चन करते हैं. Krishnadevaraya was the ruler of which empire? Maurya, Gupta, Chola, Vijayanagara empire. 66 का क्या है बेटा? C. Vijayanagara empire. In which language was Amuk Tamalyada written? किस भाषा में लिखा गया है बेटा? 67 का क्या हो जाएगा?
सी तेलुगु, किसमें, तेलुगु में लिखा गया बेटा। What were the poets of कृष्ण देवराया's court called? क्या कहा जाता, अस्थडिगाज, क्या कहा गया बेटा 68 का, सी अस्थडिगाजास, अस्थडिगाजास। चलें आगे बढ़ते हैं। What was the तेनाली राम्स रियल नेम? रामलिंगम, क्या नाम था उनका, 69 का ए, उनका रियल नाम रामलिंगम था। द फेमस हिस्टोरियन आंध्र भोज बेस्ट, अच्छा रॉट, रामधारी सिंह, रविंद्रनाथ, हरिवंश राय, तेजपाल सिंह धामा। द फेमस हिस्टोरियन तेजपाल सिंह धामा wrote the Hindi novel Andhra Bhoj based on कृष्णा देवराया's लाइफ। तो आंसर सी, तेजपाल सिंह ने लिखा था। चलें पैसेज नंबर 3। पैसेज नंबर 3 क्या है बेटा, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ मेजर फैक्टर that influences Earth's temperature. It happens when certain gases in the atmosphere trap heat, preventing it from escaping into space. This causes a rise in temperature, leading to the global warming. Gases like carbon dioxide, water vapor, methane, ozone, and nitrous oxide are responsible for this effect. These gases trap radiation, making Earth warmer. The existence of the greenhouse effect was first explained by Joseph Fourier. Since industrialization began, carbon dioxide levels have increased by 40%. Human activities such as burning fossil fuel, deforestation, and emissions from livestock release carbon dioxide, methane into the atmosphere. These gases contribute to pollution and worsen the greenhouse effect. Natural emission from animals also play a role in maintaining this effect. चले अब इसका क्वेश्चन देखते हैं बेटा। व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है बेटा, अ डिक्रीज इन टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ना, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉज्ड बाय गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। बात बिल्कुल सही है। 71 का क्या हो जाएगा बेटा, बी। Which of following gases contribute to the greenhouse effect? अच्छा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैसेस रेस्पॉन्सिबल है बेटा, तो 72 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड प्ले अ मेजर रोल, है ना। Who first explained the existence of greenhouse effect? जोसेफ फॉरियर, जोसेफ फॉरियर ने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था इसको। 73 का क्या हो जाएगा, सी। What is the correct meaning of industrialization? इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये होता है जब आपका अधिक मात्रा में इंडस्ट्री का इस्टेब्लिश होना शुरू होता है, जब बहुत ही बड़े मात्रा पे ऑन अ बिग स्केल जब इंडस्ट्री जब इस्टेब्लिश होना शुरू करती है उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। 74 का क्या हो जाएगा, बी। चले इन द सेंटेंस ग्रीन हाउस gases pollute the atmosphere, what type of word is pollute? तो 75 का क्या हो जाएगा बेटा, pollute क्या है, एक वर्ब का काम कर रहा है। 75 का सी, pollute क्या कर रहा है, एक वर्ब का काम कर रहा है, वर्ब का। what type of word is pollute? अब यहां देखो, इन द सेंटेंस ग्रीन हाउस gases pollute the atmosphere। एटमॉस्फेयर क्या है बेटा, यहां पर एक तरह का आपका नाउन है। एटमॉस्फेयर क्या है, नाउन है, नाउन के पहले लग रहा है, नाउन के पहले लग रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये जो वर्ड है पॉल्यूट, जो वर्ड पॉल्यूट है बेटा, ये किसका काम कर रहा है, एक वर्ब का काम कर रहा है। कि भाई जो ग्रीन हाउस गैस से हैं वो एटमॉस्फेयर को क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, यानी कि पोल्यूट कर रहे हैं। पोल्यूट यहां वर्ब का काम कर रहा है तो वर्ब होगा। पैसेज 4,
पैसेज 4 पर आ गए बेटा हम। तो पैसेज 4 क्या है, चलें देखते हैं। Shravan Kumar was an ideal and devoted son. His parents were elderly and blind, and he cared for them deeply. One day they wished to go on pilgrimage, so Shravan prepared a covered a carrier, placed his parents in it, and began the journey. While traveling, they reached the Saryu River, where his parents felt thirsty. Shravan went to fetch water. At that moment, King Dasharatha of Ayodhya, hunting nearby, mistakenly shot Shravan with an arrow, thinking it was an animal. Mortally wounded, Shravan revealed his identity and requested the king to give water to his parents. When King Dasharatha informed them of the tragedy, they cursed him, saying he would suffer the pain of losing his son just as they did. This tale is found in the Ayodhya Skand of Ramayana. चले आइए बेटा क्वेश्चन करते हैं। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ श्रवण कुमार पेरेंट्स? इडरली एंड ब्लाइंड, क्या थे? बहुत बूढ़े थे और अंधे थे। वाई डिड किंग दशरथा शूट श्रवण कुमार? क्यों शूट किया श्रवण कुमार को, क्यों मार दिया? He mistook him for an animal. He thought he was a criminal. He thought provoked by some it was an accident. उन्होंने सोचा कि वह क्या है, एक एनिमल है, तो उन्होंने गलती से उसे मार दिया था। 77 क्या हो जाएगा बेटा? ए। 78 नंबर का देखें। What was श्रवण कुमार लास्ट रिक्वेस्ट? क्या? टू गिव वाटर टू हिज पेरेंट्स। तो लास्ट विश क्या था उनका कि भाई उनके माता पिता को पानी दे दिया जाए, है ना। What curse did श्रवण's parents give to King Dasharatha? Your kingdom will be destroyed. नहीं, ये नहीं दिया था। You will suffer the pain of losing your son. हाँ, ये श्राप उन्होंने दिया था, ये कष्ट उन्होंने दिया था कि भाई जिस तरह से मैं अपने बेटे के लिए रो रहा हूं, तड़प रहा हूं, सेम आप भी अपने बेटे के लिए तड़पोगे, रोवोगे। यू विल फील द सेम पेन। ये श्राप दिया था उन्होंने। चले, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ ओबेडिएंट? ओबेडिएंट का मतलब क्या? द पर्सन हु फॉलो एवरी इंस्ट्रक्शंस ऑफ एल्डर्स, है ना। द पर्सन हु फॉलो एवरी इंस्ट्रक्शंस ऑफ देयर एल्डर्स, है ना, यानी कि अपने बड़ों का बात मानना, उनके हर बातों को सुनना, मानना, वही तो ओबेडिएंट कहलाता है, आज्ञाकारी कहलाता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होता है? डिसिप्लिन, ब्रेव, क्लेवर, इंटेलिजेंट। ना ना ना, ये ब्रेव, क्लेवर, इंटेलिजेंट नहीं, डिसिप्लिन्ड। क्या है? डिसिप्लिन्ड है। 80 का क्या हो जाएगा आपका बेटा? ए। कि भाई ओबेडिएंट का मतलब कि ही लिसन्स एवरीथिंग, ही डू व्हाटएवर गिव टू हिम, उसे जो भी दिया जाता है वो उसे करता है, सुनता है, यानी कि डिसिप्लिन्ड बॉय है ना, ओबीडिएंट है। चले, अब बेटा यहां से आपका सेक्शन इंग्लिश का खत्म होता है। अब यहां से हम करेंगे हिंदी के सेक्शन को। चले, अनुच्छेद फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइक्स बेंगालेंसिस है। यह वृक्ष न केवल भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, बल्कि इसे हिंदू धर्म में पवित्र भी माना गया है। इसे त्रिमूर्ति ब्रह्म, विष्णु, महेश के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। बरगद का तना कठोर होता है और शाखाओं से निकली जटाएं धीरे धीरे जड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं। इसकी पत्तियां हरी और मोटी होती हैं और इसे तोड़ने पर दूध जैसा सफेद रस निकलता है, जिसे लेटेक्स कहा जाता है। इसका फल छोटा, गोल और लाल रंग का होता है। इसे वट या बड़ भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा बरगद पश्चिम बंगाल के हावड़ा में स्थित है, जो लगभग 420 मीटर क्षेत्रफल में फैला है। यह वृक्ष दीर्घायु और अनवरता का प्रतीक माना जाता है। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? फाइकस बेंगालेंसिस, ऑप्शन ए। हिंदू धर्म में बरगद किसका प्रतीक है? रामायण का त्रिमूर्ति का प्रतीक है बेटा। हिंदू में बरगद को
त्रिमूर्ति का प्रतीक माना जाता है, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बरगद के रस को क्या कहा जाता है? लेटेक्स। क्या कहा जाता है बेटा? बरगद के जो रस निकलता है वाइट वाइट, उसको क्या कहा जाता है? लेटेक्स कहा जाता है। बरगद ब्रिज का सबसे बड़ा उदाहरण भारत में कहाँ स्थित है? कोलकाता, हावड़ा, वाराणसी, जयपुर। तो 64 का क्या हो जाएगा बेटा? हावड़ा में स्थित है। पवित्र का विलोम शब्द क्या होगा? अपवित्र। काफी आसान है, पवित्र का अपवित्र। चले अनुच्छेद दूसरा। श्रवण कुमार नामक एक आदर्श बालक था। उसके माता पिता वृद्ध और नेत्रहीन थे। वह उनका अत्यधिक आदर करता और सेवा करता था। एक दिन उसके माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा व्यक्त की। श्रवण ने तुरंत एक कांवर बनाई और माता पिता को बिठाकर यात्रा पर निकल पड़ा। एक बार वे सरयू नदी के किनारे पहुंचे, जहां माता पिता को प्यास लगी। श्रवण पानी लाने नदी गया। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ शिकार पर थे। उन्होंने शब्दभेदी बाण चलाया जो श्रवण को लगा। घायल श्रवण ने राजा को अपनी पहचान बताई और माता पिता को पीने देने का अनुरोध किया, पानी देने का अनुरोध किया। राजा ने घटना बताई तो माता पिता ने शोक में दशरथ को श्राप दिया, जिस प्रकार हम पुत्र वियोग सह रहे हैं, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पोगे। यह कथा रामायण के अयोध्या कांड में वर्णित है। श्रवण कुमार के माता पिता किस अवस्था में थे? वृद्ध थे और नेत्रहीन थे बेटा। चलें, राजा दशरथ ने श्रवण पर बाण क्यों चलाया? उससे शिकार समझ लिया। उन्होंने समझा कि कोई जानवर है, शिकार समझ लिया, इसलिए उन्होंने बाण चला दिया। 67 का ए। श्रवण कुमार का अंतिम निवेदन क्या था? अपने माता पिता को पानी पिलाने का, है ना? क्या था बेटा? उनके माता पिता प्यासे थे, उनको पानी पिलाने का निवेदन था। श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को क्या श्राप दिया? तुम्हारा राजपाट नष्ट हो जाना, तुम्हें पुत्र वियोग सहना पड़ेगा, तुम्हें पुत्र वियोग सहना पड़ेगा, यही श्राप दिया था, है ना? उनके श्रवण के माता पिता ने यही श्राप दिया था, तुम्हें भी अपने पुत्र का वियोग सहना पड़ेगा। चले 70 का। आज्ञाकारी का सही पर्यायवाची क्या है? अनुशासित, चतुर, प्रखर, विद्वान। नहीं, अनुशासित। क्या है बेटा? अनुशासित, ऑप्शन ए। चले अनुच्छेद तीसरा पे आते हैं। धरती के वातावरण के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में ग्रीन हाउस प्रभाव प्रमुख है। वायुमंडल में मौजूद गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें इस प्रभाव को बढ़ाती हैं। ये गैसें विकिरण को अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा होती है। ग्रीन हाउस उस प्रभाव के बारे में सबसे पहले जोसेफ फूरियर ने बताया था। औद्योगिकरण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 40% की वृद्धि हुई है। जीवाश्म ईंधन का दहन, पेड़ों की कटाई और पालतू पशुओं द्वारा मीथेन का उत्सर्जन वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा जानवरों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का उत्सर्जन प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव का एक हिस्सा है। चलें, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है? वायुमंडल में गैसों द्वारा तापमान का बढ़ना, गैसों का वायुमंडल में बाहर जाना, वायुमंडल में गैसों का कम होना, वायुमंडल में तापमान का कम होना नहीं, वायुमंडल में गैसों द्वारा तापमान का बढ़ना। 71 का बी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती है? तो कौन सी गैस बढ़ाती है बेटा? 72 का डी, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव का अस्तित्व सबसे पहले किसने बताया था? तो जोसेफ फूरियर ने बताया था। औद्योगिकरण का सही अर्थ क्या है? कृषि का विस्तार, शहरों का निर्माण, व्यापार का बढ़ावा, उद्योगों का विकास। किसका बेटा? 74 का डी, उद्योगों का विकास। औद्योगिकरण का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा उद्योगों का
बनना यानी कि उनका स्थापना होना, यानी कि औद्योगिकरण होने का मतलब हो गया कि भाई बहुत सारी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री क्या हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है ना, इस्टेब्लिश हो रहा है, उसी को बोलते हैं उद्योगों का विकास यानी कि औद्योगिकरण। चले, ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। वायु वाक्य में प्रदूषित करती हैं कैसा वाक्यांश है? विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया और संज्ञा। तो 75 का क्या हो जाएगा बेटा? प्रदूषित करती है मतलब कि क्या है ये? यह एक क्रिया है। क्या है? यह एक क्रिया है बेटा, है ना। प्रदूषित करती, ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल को प्रदूषित करती है, यह क्या है बेटा? यह क्रिया है ना। ग्रीन हाउस के द्वारा किया गया काम, ग्रीन हाउस के द्वारा किया गया काम यानी कि प्रदूषित करती है। ग्रीन हाउस क्या करती है? प्रदूषित करती है। यह एक क्रिया है। क्या है? क्रिया है, ऑप्शन सी। चले, लास्ट पैसेज आइए, अनुच्छेद 4। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के महान शासक थे जो तुलुवा वंश से संबंध रखते थे। उनके पिता तुलुवा नरसा नायक और माता नागला देवी थीं। वे कला और साहित्य के बड़े संरक्षक थे और खुद भी एक कवि थे। उनकी तेलुगु रचना आमुक्तमाल्यदा को अद्वितीय साहित्यिक कृति माना जाता है। कृष्णदेवराय ने हिंदी और तेलुगु भाषाओं में लेखन किया। प्रसिद्ध इतिहासकार तेजपाल सिंह धामा ने उनके जीवन पर आधारित हिंदी उपन्यास आंध्र भोज लिखा है। उनके दरबार में तेलुगु के 8 प्रमुख कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उनके सबसे चतुर दरबारी तेनालीराम, जिनका असली नाम रामलिंगम था, जो विजयनगर साम्राज्य का चाणक्य माना जाता था। अपनी विद्वता और योगदानों के लिए कृष्णदेवराय को आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधियां दी गईं। चलें, कृष्णदेवराय किस साम्राज्य के शासक थे? विजयनगर साम्राज्य के। कहां के थे बेटा? विजयनगर साम्राज्य के। अमुक्तमाल्यदा किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये तेलुगु भाषा में लिखी गई थी बेटा। किसमें? तेलुगु भाषा में। 78 का देखें भाई। कृष्णदेवराय के दरबार के कवियों को क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। क्या कहा जाता था बेटा? अष्टदिग्गज कहा जाता था। तेनालीराम का असली नाम क्या था? रामलिंगम। क्या नाम था बेटा? रामलिंगम। 79 का बी। चलें, 80 का देखें, लास्ट क्वेश्चन। उनके सबसे चतुर दरबारी तेनालीराम, जिनका असली नाम रामलिंगम था, को विजयनगर साम्राज्य का चाणक्य माना जाता था। वाक्य का प्रकार क्या है? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, नकारात्मक वाक्य। तो 80 का क्या है बेटा? बी, मिश्रित वाक्य। क्यों मिश्रित वाक्य है? देखो, इसमें बहुत सारे सेंटेंस को जोड़ा गया है। उनके सबसे चतुर दरबारी तेनालीराम, एक सेंटेंस ये है। जिनका असली नाम रामलिंगम था, एक सेंटेंस ये है। को विजयनगर साम्राज्य का चाणक्य माना जाता था, एक सेंटेंस है। यानी कि बहुत सारे सेंटेंस को जब मिला करके कोई बात कही जाती है तो उसको पूरे को मिला के क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित, यानी कि एक वाक्य यहाँ है, एक वाक्य यहाँ है और एक वाक्य यहाँ, यानी कि बहुत सारे वाक्य को मिला करके जब एक वाक्य बनाया जाता है तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं, है ना। तो आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके के देखिएगा, आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस आपका डिसाइडेड बेटा। इसी तरीके क्वेश्चंस बस आएंगे एग्जाम में। तो लगातार प्रैक्टिस करते जाइए ना, जितने भी मॉडल पेपर मिल रहे हैं, और अच्छे से मेहनत करते चलिए। बाकी अगर आप नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे बहुत सारे बैचेस हैं। मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। करना क्या होगा? प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद इतने सारे कोर्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस पे भी इनरोल करना है, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, क्लिक कीजिए, प्रोसीड कीजिए, कोर्स में आप हो जाएंगे इनरोल। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से वीडियो है, अपडेट है, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। साथ में द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी अपडेट आएगी, कुछ भी पीडीएफ आ गया, प्रोस्पेक्टस आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, हम यहाँ पे शेयर कर देते हैं।
और अगर नए बैच से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, बैच में एनरोल करना है, या आपका बच्चा अभी क्लास 3 में है, 4 में है, आप जानना चाहते हैं हमको बच्चे की किसकी तैयारी करानी चाहिए, किस एग्जाम की तैयारी करानी, क्योंकि पेरेंट्स ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस की तैयारी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, एज से रिलेटेड जानकारी चाहिए कि है सर जी हमारे बच्चे की एज है ऐसे है, ठीक है, XYZ है, तो बच्चा एलिजिबल है कि नहीं नेक्स्ट ईयर एग्जाम के लिए, ठीक है, किस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस नंबर पे दी जाएगी। साथ ही आप बैच के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी अच्छे से हमने मॉडल पेपर सॉल्व किया, तो इसी तरीके से हम और भी मॉडल पेपर्स लेकर आएंगे। बस आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाकी कोई भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस किसी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, फिर रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।